नमस्कार दोस्तों। क्या छपा क्या छिपा, हर रोज मैं आपके सामने अखबारों के बंडल के साथ आता हूं। आज के अखबारों में यूं तो 3-4 ऐसी खबरें हैं जिस पर मैं अभी जिसका जिक्र करूंगा, अपनी बात कहूंगा। एक खबर, रिया चक्रवर्ती को जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है, एनसीबी ने जिस ढंग से धाराएं लगाकर रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा, उसके बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत कुछ कहा है और बहुत मायने रखता है। जमानत मिली, आप जानते हैं। उस जमानत मिलने के वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या कहना है, आगे बताऊं। इसके अलावा कुछ और खबरें, लेकिन शुरुआत करूंगा दोस्तों बिहार से। एक कहावत है, माया मिली न राम। एक दूसरी कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। इन दोनों कहावतों का इस्तेमाल आज की तारीख में बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के लिए किया जा सकता है। गुप्तेश्वर पांडे फरवरी में रिटायर होते, लेकिन उन्होंने 5 महीने पहले वीआरएस लिया। वीआरएस इसलिए लिया क्योंकि उन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना था। उनकी तरफ से जो कहा गया उससे ऐसा साफ लग रहा था कि उन्हें भरोसा था कि जेडीयू का टिकट उन्हें मिलेगा। नीतीश कुमार से मिलने भी गए, मिलते हुए उनकी तस्वीरें, वीडियो भी वायरल हुआ। ये तस्वीरें उनकी तरफ से भी मीडिया में भेजा और फैलाया गया। उन्होंने कई इंटरव्यूज भी दिए। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा साफ साफ कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वीआरएस लिया है। इस तरह की बातें भी कही, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिला है। जेडीयू कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, या जेडीयू के टिकट पर जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो सीट थी बक्सर। बक्सर बीजेपी के खाते में चली गई। बक्सर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेटिकट रह गए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट क्यों नहीं मिला। गुप्तेश्वर पांडे से मैंने भी एक बातचीत की थी, शायद आप में से बहुत लोगों ने YouTube पर देखा होगा। उस बातचीत के कुछ खास हिस्से अभी सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने पहली बार मेरे साथ बातचीत में साफ साफ कहा था कि वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार उनके नेता हैं और इन 2 बातों से ये साफ था कि बस सब कुछ तय है, टिकट का ऐलान बाकी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बेटिकट हो गए। अखबारों में इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी है नहीं। सिर्फ उन्होंने कल रात एक फेसबुक पोस्ट लिखी, कल रात 10:45 पर। उस फेसबुक पोस्ट में गुप्तेश्वर पांडे ने जो लिखा, उसकी कुछ लाइनें आपको बताता हूं। अपने अपने शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने नीचे फिर लिखा है, अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहाँ के सभी जाति मजहब के सभी छोटे बड़े भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। ये कल रात 11:15 बजे उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, जब यह खबर फैली कि उन्हें टिकट नहीं मिला, वो सीट बीजेपी को चली गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। दरअसल उन्हें टिकट नहीं मिला। अगर साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन क्यों नहीं मिला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अधिकृत तौर पर कुछ पता नहीं है। लेकिन जब 3 महीने से सुशांत का मामला उछाला गया, उसकी मुख्य किरदार गुप्तेश्वर पांडे थे, डीजीपी थे। बिहार से जब सुशांत के परिवार के लोगों ने उस मौत में हत्या का एंगल देखा, जहर देने का एंगल देखा, ड्रग देने की बात हुई, या रिया को कातिल ठहराने की बात हुई, या आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसी थ्योरी आई, ये तमाम थ्योरी को गुप्तेश्वर पांडे भी एक तरह से बढ़ाते रहे। ऐसे टेलीविजन चैनलों पर ऐसे इंटरव्यू देते हुए देखे गए शक सुबह के साथ। तो माना गया कि जस्टिस फॉर सुशांत की लड़ाई के वो चैंपियन बन रहे। लेकिन उस चैंपियन को आज टिकट क्यों नहीं मिला, और इसमें सुशांत केस में क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन उस पर आगे बात करेंगे।
पहले एक बार मैं चाहता हूं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल जो मैंने कहा उन्होंने कहा कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन जवाब तो ये जानने में सबकी दिलचस्पी है कि क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे या उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब नहीं है। एक इंटरव्यू का हिस्सा मैं चाहता हूं सुने, करीब 3.5 मिनट का ये इंटरव्यू। पहला ही सवाल मेरा ये था, जवाब में क्या कहा, उसके बाद फिर आते हैं इसी मुद्दे पर। अब तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो आप अपना ऐलान अभी करने वाले हैं कि अब आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अजीत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने ये सीधा सवाल पूछा है, तो आपको मैं पहली बार ये बता रहा हूं कि हमारे आइडियल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और इनके काम को मैंने देखा है, इनके प्रोफेशनलिज्म को देखा है। बिहार में डीजीपी में बना, और उनके पास ऑप्शन थे। यूपीएससी 3 नाम भेजता है, उसमें उनके पास ऑप्शन थे, वो 3 में से किसी एक को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। और मुझे चुना ये बड़ी बात नहीं है, मुझे जब तक मेरा कार्यकाल रहा, 1 साल लगभग 9 महीने के आसपास, तो मुझे काम करने की खुली छूट दी और कभी मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं की। मेरे आइडियल वो हैं और मैं उनको नेता मानता हूं, और वो जहां जैसे जिस रूप में मेरी सेवा लेना चाहेंगे, मैं उनको सेवा देने के लिए तैयार हूं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हूं। तो एक बात आपने कह दी कि नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, इससे ये साफ हो गया कि आप जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कहां से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, 3 दिन पर, 3 महीने पर, आपके बीआरएस पर, सुशांत पर, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों पर आगे आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यू इन बीते 3 दिनों में दिए भी हैं। इसलिए अभी हाई पॉइंट, क्लाइमेक्स ये है कि गुप्तेश्वर पांडे अब कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं क्लाइमेक्स से शुरू करता हूं, तरफ जाऊंगा। अजीत जी, मैं दिल से बोलता हूं और सही बात बोलता हूं। मुझे उतना दांव पेच नहीं आता। मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं। मेरे खानदान में कभी किसी ने राजनीति नहीं की, कोई जज नहीं हुआ, कोई कलेक्टर नहीं हुआ, कोई पढ़ा लिखा नहीं, और मैं अपने खानदान की 4 पीढ़ियों में पहला आदमी हूं जो स्कूल गया। तो छल कपट और राजनीति की जो आजकल के दांव पेच होते हैं, वो मैं जानता भी नहीं। इसलिए आपने सीधा सवाल पूछा, मैंने सीधा जवाब दिया। और बिहार के करीब 26 जिलों में मुझे काम करने का मौका मिला है, एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में। मैं जब तक रहा फील्ड में, मेरी पोस्टिंग अधिकांश समय रही है, 8-9 जिले किए हैं, उसके बाद रेंज में भी रहा हूं। तो मुझे बिहार के सारे लोगों से, जहां भी मैं रहा, आप जिस जिले से आते हैं वहां भी रहा हूं, लोगों का वहां भी बहुत प्यार मिला है। सब जगह से लोगों के ऑफर भी आ रहे हैं, आप यहाँ आइए, आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हमारा प्रतिनिधित्व करिए। लेकिन मेरी प्राथमिकता तो वो जगह है, सबसे प्यार है, सबके प्रति मेरे हृदय में सम्मान है, लेकिन मेरे दिल में जो बात है, इसके बारे में मेरी बात अभी नहीं हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मेरे दिल में जो बात है वो ये है कि जहां से मैं पैदा हुआ हूं, उस मिट्टी की पहले सेवा करूं। उस मिट्टी का मुझ पर पहला हक है। जहाँ के लोगों ने मुझे नंगे पांव घूमते हुए देखा है, मुझे लौटते हुए धूल में देखा है, मिट्टी में देखा है, मुझे पीटा है, दुलारा है, पुचकारा है। जिस मिट्टी में पैदा हुआ, किशोर हुआ, जवान हुआ, और जहां से मैं आकर के यहाँ तक पहुंचा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने लोगों के बीच में, पहला हक उनका बनता है मेरे पर। अजीत, तो चलिए गुप्तेश्वर जी, इससे मान लें कि आप बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं आप इसका निष्कर्ष जो भी निकाले, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने अजीत जी दे दिया। मुझे अगर मौका मिला, मैंने ये भी बताया कि मेरी संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में मुझे आना है, नीतीश जी का हाथ मजबूत करना है। और उन्होंने कहा, मैंने कह दिया अपने आप को उनके कि आप जहां जिस तरह से मेरी सेवा लेना चाहते हो ले सकते हैं। ये पहली बार आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे तो आपसे पहली बार। गुप्तेश्वर पांडे के इस इंटरव्यू से आप भी इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि वो चुनाव लड़ने वाले थे, बक्सर से लड़ने की उनकी मंशा या ख्वाहिश थी, इसीलिए उन्होंने वीआरएस लिया। उनके वीआरएस को अनुमति 24 घंटे के भीतर मिली, जबकि आमतौर पर 3 महीने नोटिस पीरियड होता है। हालांकि बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी सहूलियत, सुविधा या सरकार इस तरह से कई और मामलों में करती है अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके, जिसका इस्तेमाल गुप्तेश्वर पांडे के मामले में भी हुआ।
लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस एक बार आज से 11 साल पहले भी लिया था, 2009 में भी, तब आईजी थे। कहा गया कि तब बीजेपी के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब भी कहा गया कि एन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं मिला और 9 महीने के बाद फिर वापस पुलिस सर्विस में आ गए और नीतीश कुमार ने एक तरह से उनका वेलकम किया और नीतीश कुमार ने यहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, डीजीपी में जो 3 विकल्प थे इनको चुना, जो गुप्तेश्वर पांडे ने कहा। अब सवाल उठता है, ये सारे रिश्ते, ये निकटता, ये प्रॉक्सिमिटी, 9 महीने वीआरएस लेकर बाहर जाने के बाद पुलिस सर्विस में वापस आना और डीजीपी तक पहुंचना, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में किसी पुलिस अधिकारी के साथ ये संयोग, सुयोग या प्रयोग या कहें खुशकिस्मती नहीं रही होगी, लेकिन उनके साथ रही। तो क्या माना जाए, क्या दूसरी बार गच्चा खा गए? पहली बार भी गच्चा खाए, दूसरी बार भी गच्चा खाए। हालांकि उन्होंने कहा कि आप कहीं भी आप सर्च करें, कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि मैं 2009 में किसी पार्टी के दफ्तर गया या मैंने कहीं टिकट के लिए अप्रोच किया। मैं लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे शुभचिंतकों ने कहा यह सही वक्त नहीं है। यही बात उन्होंने मेरे इंटरव्यू में विस्तार से कही है। आप इसी इंटरव्यू को दोबारा सुन लेंगे, विस्तार से 40 मिनट का इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन यह बात गले से नहीं उतरती कि कोई आईजी लेवल का अधिकारी सिर्फ छोड़ दे नौकरी, वीआरएस ले ले और उसके बाद आजमा कर आकलन करके और वापस 9 महीने के बाद लौटे। लेकिन उनका तर्क है, चलिए मानते। इस बार क्या हुआ? इस बार तो बहुत कुछ ऑन रिकॉर्ड है। बल्कि गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ इंटरव्यू में कहा, जो मैंने सुना, जिससे संबंधित सवाल भी मैंने उनसे पूछे थे, एक इंटरव्यू में आज तक पे मैंने सुना, जब वो कह रहे कई जिलों से, 1 दर्जन जिलों का तो उन्होंने नाम लिया कि इन जिलों से मुझे ऑफर आ रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जिले से आप लड़िए। सीतामढ़ी से लेकर बेगूसराय, बक्सर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भी नाम लिया उन्होंने। लेकिन क्या उन इलाकों से इतने लोग गुप्तेश्वर पांडे को चाहते थे? फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। गुप्तेश्वर पांडे ने यहां तक कहा कि चुनाव लड़ना तो मेरे लिए छोटी चीज है, जीतना भी मेरे लिए छोटी चीज है। इस तरह की बातें मेरे इंटरव्यू में भी कहा। तो जिस गुप्तेश्वर पांडे के लिए चुनाव लड़ना छोटी चीज हो, जीतना छोटी चीज हो, जिलों जिलों में उनके लिए उनके शुभचिंतक उनके लिए बाहें पसारे बैठे हो, उस गुप्तेश्वर पांडे को टिकट क्यों नहीं मिला? ये इस सवाल का जवाब जानने में मेरी दिलचस्पी है। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं चाहता हूं और सुना दूं आपको कुछ सेकंड्स का। इससे उनकी दावेदारी, उनकी ख्वाहिश और टिकट कटने की कहानी, इसके बीच में ये वीडियो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहें तो जा सकते हैं और चुनाव जीत कर। वो बहुत छोटी चीज है ये छोटा सा वीडियो है। ये आज तक के एक इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, आज तक के एंकर के साथ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है जानने का, एक पत्रकार के नाते, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने तक गुप्तेश्वर पांडे जस्टिस फॉर सुशांत के चैंपियन बने रहे। 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, लगातार नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ते रहे। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती ने जब कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी तो औकात वाला चर्चित उनका बयान भी था, किसी की औकात नहीं है नीतीश कुमार पर सवाल उठाने की। लेकिन उसके बाद आखिर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट क्यों नहीं मिला? उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में इसके बारे में जानकारी आएगी, खबर आएगी। और उनकी लोकप्रिय, देखिए, मैं यहाँ बात दूसरी खबर पर जाने से पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गुप्तेश्वर पांडे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, 30-33 साल पुलिस सर्विस में रहे, तो एक शानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर भी रहे। चाहे 26 जिलों में एसएसपी से लेकर डीआईजी, आईजी तक का उनका सफ़र हो, या अलग अलग मौक़ों पर उनकी भूमिका हो, नक्सल मूवमेंट को कंट्रोल करने से लेकर अलग अलग जगह उनकी पुलिस की भूमिका अच्छी रही, इसमें कोई शक नहीं। एक दबंग और बुलंद पुलिस अधिकारी की तरह रहे। लेकिन सवाल उठे हाल के 3 महीने में और हाल के कुछ महीनों में, और वो पूरी तरह से राजनीतिक चोले में
जा रहे थे, ये जिस ढंग से सोशल मीडिया पर वो सक्रिय थे, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पेज पर, उससे पता चल रहा था। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में ये भी कहा कि उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि जनता की सेवा करें, जो सीमाएं, जो पाबंदी खाकी वर्दी में होती है, वो पाबंदी रोकती है। तो इसलिए उनकी दिली ख्वाहिश थी, उन्होंने वीआरएस लिया, सब कुछ हुआ। इतना होने के बाद कि जो डीजीपी 5 महीने पहले पद छोड़ दे, क्या उन्होंने बिना कैलकुलेशन के छोड़ा? क्या उन्होंने बिना भरोसे के छोड़ा, जैसे 2009 में छोड़ा था? तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है गुप्तेश्वर पांडे जी देंगे। लेकिन हाँ, ऐसे मुहावरे सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन मुहावरों का इस्तेमाल मैंने शुरू में किया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ दोस्तों। दूसरी एक बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती हाल के दशकों में अगर एक केस की तरह देखें तो एक ऐसी लड़की जिसके पीछे दर्जन भर चैनल, दर्जनों रिपोर्टर, दर्जनों एंकर, सत्ताधारी पार्टी, 50 सैकड़ों नेता, लाखों ट्रोल और लाखों सोशल मीडिया मैनेज करने वाले लोग, 80,000 फेक अकाउंट से मुहिम चलाने वाले लोग जिनका कोई चेहरा नहीं था, जिसका खुलासा अभी मुंबई पुलिस ने किया, इन सारे लोगों के निशाने पर रिया चक्रवर्ती थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को ड्रग डीलर से रिश्ते के लिए, ड्रग खरीदने के लिए, ड्रग के कमर्शियल क्वांटिटी के इस्तेमाल के लिए, ऐसे तमाम आरोपों के साथ एनसीबी ने सलाखों के पीछे भेजा। उस रिया चक्रवर्ती को जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा है वो बहुत मायने रखता है। अहम यह नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली, अहम यह नहीं है कि रिया चक्रवर्ती 28-30 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर छूटी है। अहम यह है जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते वक्त जो बातें कही है। क्या है वो बातें? कई अखबारों की सुर्खियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे हेडलाइन है, रिया नॉट पार्ट ऑफ ड्रग रिंग सेज एचसी ग्रांट्स बिल। और इसी तरह की हेडलाइन मोटे तौर पर ज्यादातर अखबारों में है कि रिया के खिलाफ कमर्शियल ड्रग सप्लाई के सबूत नहीं, क्योंकि उस पर आरोप ऐसे लगाए गए कि जो ड्रग की जो क्वांटिटी होती है उससे तय होता है अपराध, कि आप क्या कमर्शियल इस्तेमाल के लायक ड्रग आपके पास था क्या, उससे चीज़ें तय होती है। तो उस तरह की खबरें हर अखबार में है। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में भी है, किसी भी अखबार में उठाएंगे हर अखबार में उसी तरह से खबर है कि रिया के पास इतनी क्वांटिटी में ड्रग नहीं थी और रिया की भूमिका, ड्रग डीलर से रिश्ते, इन सब पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए रिया को जमानत दी। रिया ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं कि जेल में रखा जाए, हाईकोर्ट, ये दैनिक भास्कर ने कहा है। हर अखबार की यही हेडलाइन। अब सवाल उठता है, इन हेडलाइन से मैं सीधा अगर खबर पर आऊं, जैसे दैनिक हिंदुस्तान की एक हेडलाइन है बताता हूं और उसके बाद खबर पर आता हूं, क्या कहा हाईकोर्ट ने और क्यों तमाचा है। ये न सिर्फ एनसीबी पर बल्कि दर्जनों उन एंकर्स पर, उन रिपोर्टर्स पर, उन चैनल्स पर जो बीते 3 महीने से रिया चक्रवर्ती को जेल भिजवाने की मुहिम चला रहे थे, जिनके निशाने और टारगेट पर रिया चक्रवर्ती थी, और बीते 2 महीने से रिया चक्रवर्ती को ड्रग सिंडिकेट का, ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हिस्सा बता रहे थे, उन सारे लोगों का मुंह काला हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है उससे, उन शब्दों से। यह दैनिक हिंदुस्तान का पन्ना है जिसमें लिखा है रिया मादक पदार्थ की तस्कर नहीं, यह दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है। इसी तरह से खबरें हर अखबार में मोटे तौर पर छपी है। अब मैं आता हूं जरा रिया चक्रवर्ती के मामले में जो कहा है, और उसको आप गौर से सुनिएगा, बहुत मायने रखता है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर छापी है उसका मैं हिंदी बता देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि एनसीबी, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के हवाले से जो उनके ऑर्डर में है, कि एनसीबी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि रिया चक्रवर्ती ड्रग ट्रैफिकिंग या फाइनेंसिंग से जुड़ी थी, वो ड्रग डीलर के चेन का हिस्सा नहीं थी, उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ, नहीं ड्रग की किसी डील से उसे बेनिफिट होने के सबूत हैं। डील, ड्रग डील, फाइनेंशियल बेनिफिट, कमर्शियल
डील, इन सबको खारिज किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त। एनसीबी इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकी जिससे पता चले कि कमर्शियल क्वांटिटी लाइक ड्रग से उसका कोई रिश्ता था। यह बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है। इसी में आगे है, एनसीबी ने रिया को ड्रग के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बताया था और सेक्शन 27A लगाया था और उस पर आरोप था कि ड्रग ट्रैफिकिंग को फंड करना और ड्रग डीलर से रिश्ते रखना, ये बड़े आरोप थे रिया पर। और इसी तरह की खबरें एनसीबी के जो अधिकारी प्लांट कर रहे थे, उन प्लांट वाली खबरों को बॉम्बे में एनसीबी के दफ्तर के बाहर दर्जनों रिपोर्टर घंटों और कई दिन तक चैट करके यही बता रहे थे। जैसे बहुत बड़ा दाऊद इब्राहिम, उसके ड्रग माफिया के गैंग और उसके बाद मुंबई माफिया की बहुत बड़ी सरगना का एक हिस्सा या माफिया का हिस्सा रिया चक्रवर्ती रही हो, इसी तरह से चिन्हित और पेंट किया गया रिया चक्रवर्ती को। लेकिन फिर कहूंगा, हाईकोर्ट के ये शब्द तमाचा है उन सब के चेहरे पर, यहां तक कि एनसीबी के अधिकारियों के चेहरे पर, जिन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, जिसे खारिज किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त। जमानत अहम नहीं है, अहम है हाईकोर्ट का ये सब कहना। उसी में कहा गया, तर्क ये दिया गया कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। इस पर जज ने कहा, सुशांत के लिए ड्रग खरीदने का मतलब यह नहीं होता कि उसने ड्रग डील को फाइनेंस किया। सुशांत के लिए या उस कुनबे के लिए ड्रग अगर रिया ने मंगवाए, पैसे दिए, उससे यह साबित नहीं होता है कि किसी ड्रग डील को फाइनेंस किया। और बहुत सारी बातें बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही है। और ये इसलिए मैंने कहा, इसलिए बड़ी खबर इसमें ये नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली। बड़ी खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। यही है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी अगर देखेंगे पहले पन्ने पर खबर है, नॉट पार्ट ऑफ ड्रग चेन, रिया गेट्स बेल। यही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है हर अखबार में। मोटे तौर पर इस खबर का अहम हिस्सा मैंने आपको बता दिया। और अब जिन चैनलों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग माफिया बताया, उसको जेल भेजवाने की मुहिम चलाई, वो रिपोर्टर, वो एंकर सन्नाटे में, किसी के लिए खबर नहीं है। कोई अपना चेहरा आईना में नहीं देखता, कोई अपना ये नहीं देखता कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया, पत्रकारिता को कैसे कलंकित किया और किसी को 30 दिन तक जेल भिजवाया। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक खबर जो गुप्तेश्वर पांडे के अलावा जो बिहार की एक खबर है, बिहार को लेकर मैं बीते 3-4 दिनों से लगातार वीडियो के जरिए वहां की राजनीति के बारे में आपको बता रहा हूं। आज अलग अलग अखबारों में कुछ खबरें हैं और वही चिराग पासवान की कहानी, जिस पर मैंने भी कई बार बात की है, उसके बारे में हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने कुछ विस्तार से छापी है। और कहानी वही कि किस ढंग से बिहार में तस्वीर चिराग पासवान के मैदान में बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ उतरने से क्या तस्वीर बदल सकती है। ये जैसे हिंदुस्तान ने छापा है, बिहार चुनाव में लोजपा फैक्टर के असर पर सबकी नज़र। और इसमें हिंदुस्तान ने मदन जैड़ा की स्टोरी है, जिसमें है कि यदि लोजपा जदयू के सभी कोटे की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो माना जा रहा है 25 से 30 सीटों पर उसे अच्छे मत मिल सकते हैं। हालांकि इसमें से चंद सीटें ही जीत पाने की स्थिति में होगी, ज़्यादातर सीटों में तीसरे चौथे स्थान पर रहेगी, जिसकी कीमत जदयू या महागठबंधन में से किसी एक को चुकानी पड़ेगी। ये बात तो है। वोट 5%, 5% के करीब। तो कहा यही जा रहा है, मैं पहले दिन से करूं, वोट कटवा होगी। और विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी 3000 से 5000 के फासले से 80 से 90 सीटों पर हार जीत हुई थी। और ये बहुत बड़ा फासला हो जाता है, 3 से 5000, 6000। तो यही कहा जा रहा है, अब हिंदुस्तान के मुताबिक करीब 25 से 30 सीटों पर अच्छे वोट मिल सकते हैं, चंद सीटों पर जीतेगी। लेकिन वोट कटवा की भूमिका निभाने से कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा या फायदा होगा, कहीं जेडीयू को नुकसान होगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर मैं मानता हूं कि ये जेडीयू के लिए नुकसान का इक्वेशन है, क्योंकि वो वोट, बीजेपी का वोट भी उसको मिल सकता है जेडीयू के सामने अगर एलजेपी के उम्मीदवार होंगे। दूसरी खबर जिसका जिक्र मैंने किया कि बीजेपी के कुछ डिसग्रंटल उम्मीदवार, असंतुष्ट उम्मीदवार जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कुछ मिली भगत, लेकिन ऊपर से भले कोई ना माने और सुशील मोदी कह दे कि जो नीतीश के साथ नहीं, जो एनडीए में
नीतीश को नेता नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा और वही पीएम का पोस्टर लगाएगा जो नीतीश को नेता मानेगा। ये कहने की बात सही है, एक मैसेज दिया गया क्योंकि नीतीश ने नाराजगी के साथ ये कहा कि बीजेपी नेतृत्व ये संदेश दे, लेकिन उसके बाद भी अब जो खबर आ रही है, दो जानकारी मैंने कल के वीडियो में भी दी। दिनारा विधानसभा से बिहार बीजेपी के ठीक ठाक नेता, संघ में 20 साल तक रहे राजेंद्र सिंह, वहां एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसी दैनिक हिंदुस्तान में राम नारायण श्रीवास्तव की खबर है। हालांकि इसकी जानकारी मुझे कल के वीडियो में कल भी थी। नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के ठीक ठाक नेता रहे। उषा विद्यार्थी लोजपा में शामिल हो गई हैं। रामेश्वर चौरसिया भाजपा युवा मोर्चा से राजनीति शुरू की थी, वो जानकारी है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य नेता राम संजीवन, देवेंद्र शर्मा, राम अवकार सिंह, जवाहर चौरसिया आदि लोजपा के संपर्क में हैं। ये इनमें से वो लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के नेता रहे, लंबे समय तक बीजेपी में रहे। अब वो एलजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं क्योंकि वो सीटें जेडीयू के खाते में गई। तो क्या वहां बीजेपी का वोटर एलजेपी की तरफ नहीं जाएगा? और अगर ये संदेश बिहार में गया तो क्या जेडीयू के वोटर बीजेपी वाली सीट पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह स्थिति नहीं बना सकते हैं? तो इन सवालों के बीच बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी खबरें आती रहेगी जो बताता रहूँगा। एक खबर और, जैसे अमर उजाला में थोड़ा बिहार के बारे में, चूँकि बिहार चुनाव है तो ज़्यादा जोर मुझे बिहार पर रखना पड़ेगा। जेडीयू के 10 विधायकों और 1 मंत्री का कटा टिकट, 18 नए चेहरे, हर जगह गुप्तेश्वर पांडे की तस्वीर छपी है। और प्रभात खबर पटना में भी देख रहा हूँ, गुप्तेश्वर पांडे की सिंगल कॉलम में तस्वीर है कि कैसे उनको टिकट नहीं मिला। भाजपा ने वीआईपी को 11 सीटें दे दी है। और एक जो जिक्र कई अखबारों की हेडलाइन है, मेरे खबर है कई अखबारों में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स में, कि मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था, रिमांड होम कांड, उसमें जो जिन पर आरोप लगे थे, महिला नेता और जेडीयू की नेता और मंत्री थी, उनको टिकट दिया है जेडीयू ने दोबारा। उसको लेकर मुजफ्फरपुर एक्यूज्ड इन जेडीयू फुल लिस्ट, एक्स टॉप कॉप मिस्ड आउट। ये वही खबर है गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। मंजू वर्मा को टिकट देना, हेडिंग आप देख पा रहे हैं। और मंजू वर्मा पर आरोप लगे थे जो मुजफ्फरपुर मामले में ब्रजेश जो थे वहाँ, उनको बचाने में, और बाद में उनको इस्तीफा देने जैसी नौबत आ गई थी। और वो 2018 के मामले केस में एक्यूज्ड है, तो उन्हें फिर से टिकट दिया गया है, ये कहानी है। और इसके अलावा और कुछ जानकारियां हैं। हालांकि जिसे कुर्सी छोड़नी पड़े उसे फिर टिकट दिया जाए, ये समझ सकते हैं कि नेता और राजनेता चुनाव के वक्त जीत के लिए क्या करते हैं। और बीजेपी ने 11 सीट वीआईपी को दी। ये सब खबरें हैं बिहार को लेकर, और छिटपुट खबरें जो आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री करीब 15 दिनों में 20 रैलियां बिहार में करेंगे। और ये इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, अमन शर्मा की स्टोरी है कि 20 रैलियां करेंगे। और पहले भी प्रधानमंत्री रैली करते रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। फर्क ये है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के निशाने पर नीतीश कुमार हुआ करते थे, वहीं डीएनए वाला प्रधानमंत्री का भाषण था। और वही भाषण था कि 80 करोड़ या 80,000 करोड़ या 90,000 करोड़ या 1 लाख करोड़, ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा था। और उसी डीएनए के बयान को नीतीश कुमार ने जवाब दिया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी उसी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। कहा यह जा रहा है जेडीयू का जोर इस बात पर होगा कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में ज़रूर एड्रेस करें जिन इलाकों में एलजेपी जेडीयू के खिलाफ है, ताकि मैसेज और संदेश साफ जाए कि बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन, माफ करें, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत है, एलजेपी उससे बाहर है। ये बीजेपी नेताओं का और जेडीयू नेताओं का इस पर जोर होगा, हालांकि बीजेपी नेताओं का नहीं, जेडीयू का ज़्यादा होगा। तो ये खबर है। उसके बाद एक खबर दोस्तों हर अखबार में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का है, और मैं मानता हूँ ये फैसला सही है। सुप्रीम फैसला, रास्ता रोककर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं, आवागमन का अधिकार नहीं छीन सकते। हर अखबार में मोटे तौर पर यह हेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती जताई है जिस ढंग से रास्ता, यही टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, यही मेरे ख्याल से भास्कर की भी हेडलाइन है। और ये मैं इस फैसले के पक्ष में हूं, और मैं मानता हूं कि जिस ढंग से ऐसे आंदोलन होते हैं
उससे लोगों को परेशानी होती है, उसका रास्ता निकाला जाना चाहिए। यही भास्कर की हेडलाइन है। शाहीन बाग को कट किया है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। संविधान प्रदर्शन का अधिकार देता है, मगर इसकी आड़ में सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रदर्शन स्थल खाली कराने के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी नहीं। सरकार ने कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखी। इसमें फटकार यह भी लगाई है कि शाहीन बाग मामले में सरकार ने कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखने का काम किया। प्रशासन को जो काम करना है वो खुद करना है। अदालत केवल ये देखती है कार्रवाई वैध है या नहीं। इसी में कहा है उन्होंने कि इस तरह से आम लोगों को या लोगों को जो परेशानी होती है उसको किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। निर्धारित इलाके में ही विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए और उस तरह से सार्वजनिक बैठकों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक नहीं है, लेकिन ये दोनों किसी ऐसी जगह पर हो जिससे आवागमन न रुके, सड़क बंद ना हो और संविधान जो हमें अधिकार देता है उसका इस्तेमाल ऐसे करें जो दूसरों के लिए मुसीबतें न खड़ी करे। ये हर अखबार ने इसको एक प्रमुखता से छापा है, चूंकि एक बहुत बड़ी खबर थी। यही दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन गलत, कोर्ट ने कहा है। और कैसे वो 200 दिन तक 200 दुकानें बंद रही थी प्रदर्शन के दौरान और इतने लंबे समय तक चलने से कितनी कितनी परेशानी हुई, ये सारी जानकारी सब जगह इसमें छपा है। कब क्या हुआ और क्या मुश्किल हुई। एक खबर जो सब जगह है, हाथरस के बहाने दंगों की साजिश, भेजे गए थे 100 करोड़ रुपए और इसमें जो विदेश से फंडिंग का जिक्र है, कल आपने चैनलों पर देखा होगा, क्योंकि ऐसी खबरों के लिए चैनल वाले इंतज़ार नहीं करते, मौका मिलता है कि शुरू हो जाते हैं। और इसमें मॉरिशस से आए थे, ये खबर सब जगह है। सरकार इसकी जांच कर रही है। अब ये फंडिंग अगर आई या किसी संगठन के नाम पे आया या पीएफआई को आया तो भाई सरकार उसकी जांच करके उस संगठन को बैन करे। अधिकृत तौर पर एजेंसी जांच करे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे और उस इन्वेस्टिगेशन में है कि अगर उस संगठन का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो सरकार कार्रवाई करे। अब ये ऐसे समय में ही खबर आती है और ये एजेंडा डाइवर्ट होता है। ये कई बार लगता है कि इसमें ये भी एक एजेंडा है कि माहौल को दूसरी दिशा में ले जाओ। और इस बीच ये भी खबर है, और मैं मानता हूं कि अगर फंडिंग हुई, अगर दंगों का मकसद था, अगर विदेश से पैसे आए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बेमुरव्वत होकर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जांच सही दिशा में होनी चाहिए, भटकाने के लिए नहीं होनी चाहिए। एक खबर और है परिवार के हवाले से कि पीड़ित परिवार, हाथरस की बात कर रहा हूं कि पीड़ित, ये खबर हाथरस से है, जो पीड़ित परिवार है उसके हवाले से, कि उन्हें डर है, वो चाहते हैं कि उन्हें वहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए। और वो शायद इसलिए भी क्योंकि वहाँ पुलिस की ज़बरदस्त मुस्तैदी है। घर के बाहर 1 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। इससे परिवार वालों को लगता है कि उनकी घेराबंदी की गई है, किसी से मिले नहीं, कोई उन तक पहुँचे नहीं। लड़की का परिवार डर से गांव छोड़ना चाहता है। ये हिंदुस्तान में है, नवभारत टाइम्स में है, ये नवभारत टाइम्स है और अखबारों में खबर है। और इस बीच सरकार की जाँच चल रही है। एसआईटी ने 10 दिन का और एक्सटेंशन लिया है और ये खबर अभी लगातार इसमें तरह तरह के बयान हैं। एक खबर ये भी आई कि पीड़ित लड़की और जो एक आरोपी लड़का है उसके बीच की बातचीत का एक ऑडियो की कहानी आ रही है कि दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। कितनी बार कॉल गया, कितनी बार कॉल आया, उसका डिटेल आप शायद चैनल पर देख पा रहे होंगे। अब ये देखना है कि उसमें क्या कहानी निकलती है। हालांकि इन सब के बीच भी उस लड़की की हत्या हुई, उसकी मौत हुई, उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन है और आधी रात को चिता फूंक दी गई। ये सारी भी अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल इसमें हम इंतजार करेंगे कि क्या होता है। और उसी में हिंसा भड़काने से मॉरिशस से 50 करोड़ आए और ये सब खबरें हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें एक केरल का पत्रकार भी है। और इसमें कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं ऐसे मामलों में कोशिश होती है कि माहौल, सांप्रदायिक माहौल, जातिगत जो एक सद्भावना है उसके माहौल में कुछ लोग खराब करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सच है, झूठ है, या सरकार पूरे मामले को एक अलग दिशा में ले जा रही है, देखते हैं जांच से मामला क्या निकल कर आता है। फिलहाल चूंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ साथी चाहें तो फेसबुक पर मैं कुछ वीडियो अलग से भी डालता हूँ, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।